गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको 9th क्लास का राजनीतिक विज्ञान पढ़ाया जाएगा। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान पहले भी शायद आप लोग ने कभी पहले पढ़ा ही होगा। और हम जानेंगे आज खास तौर से लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र क्या है और एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। आज हमारा आज का टॉपिक ही रहेगा, पहला टॉपिक खास तौर से रहेगा लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र के बारे में आज हमारा टॉपिक रहेगा और हम जानेंगे कि लोकतंत्र क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र, जो 9th और क्लास 10th के लिए दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि लोकतंत्र है क्या। ठीक है, तो लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए जो सबसे अच्छा हो। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हमेशा चुनाव होता है जहाँ पे लोकतंत्र का शासन हो। जैसे कि हमारा भारत, ये हमेशा चुनाव होता है ना, हर 5 साल पे प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और हर 5 साल पे पंचायत समिति का भी चुनाव होता है। तो हम क्या करते हैं, हम उस प्रतिनिधि को चुनते हैं जो हमारे लिए अच्छा काम करता है। और ये हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता है। ठीक है, ये क्या है, हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता। अगर आपसे पूछे कि वोट देने का अधिकार आपको किस प्रकार का अधिकार है, तो आप कहिएगा कि ये हमारा राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, ये वोट देने का जो अधिकार हमारा, ये एक राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, तो लोकतंत्र हमेशा हर चीज में फ्रीडम देता है, आजादी देता है। जैसे कि आपको धार्मिक आजादी मिलती है। और धार्मिक आजादी क्या है, धार्मिक आजादी होती है जैसे कि हमारे भारत में सभी प्रकार के धर्म है, जैसे कि सिख, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ये सभी धर्मों का हमारा भारत स्वीकार करता है और हर राज्य में है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको क्रिसमस में चर्च जाना हो तो आप जा सकते हैं, है ना। तो आदमी यहाँ पे अपनी स्वेच्छा से, हर जनता यहाँ पे अपनी स्वेच्छा से अपने धर्म को चुन सकता है और उसे बदल सकता है वो अपनी मर्जी के अनुसार। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ हमारे देश में धार्मिक आजादी है। ठीक है, क्या है, धार्मिक आजादी है। तीसरा, सेकेंड नंबर, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, है ना। आप कहीं क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमें बिहार से दिल्ली जाने की जरूरत है, तो हम सरकार से पूछ के नहीं जाते कि हमें दिल्ली जाना है और इसके लिए हमें आपकी इजाजत चाहिए। तो ऐसा नहीं करते, हम जब दिल्ली जाना हो टिकट कटाते हैं और चल जाते हैं। मतलब हम कहीं भी जा सकते हैं ना, ये हमारी स्वतंत्र आजादी है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे भारत 1947 में जब आजाद हुआ था, तो उस समय के पहले हमारे भारत में लोकतंत्र का शासन तो नहीं था। और उसके बाद हमारे भारत में लोकतंत्र का शासन आया, है ना, जब हमारे खुद के संविधान बने तब से। तो और जानते हैं, जैसे कि खास तौर से कहीं भी जमीन खरीदने का अधिकार, है ना, कहीं भी जमीन खरीदने का अधिकार, है ना, कहीं भी क्या, तो जमीन खरीदने का अधिकार। आप कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं। मान लीजिए कि आपको बिहार में पटना में जमीन खरीदना है, तो आप सरकार से इजाजत नहीं लेते, हम अपने जमीन को देखते हैं प्लॉट हमारा कैसा है, उसके बाद हमने जमीन को रजिस्ट्री करा देते हैं ना। तो आप, ये क्या हमारी आजादी है। ठीक है, तो हमारे लोकतंत्र का मतलब सभी देशों में लोकतंत्र का शासन अभी तो नहीं है, क्योंकि हर देश में अलग अलग, पहले आपको बताया गया होगा कि 1900 के पहले ईस्वी में बहुत सारी क्रांति है। जैसे 1857 में क्रांति हुई, रूस, फ्रांस, चीन जैसे बहुत सारे कंट्री में क्रांति हुआ और कई राज्यों में। तो वहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि आप भी पाकिस्तान आप देख लीजिए कि वहाँ पे लोकतंत्र का शासन न के बराबर वहाँ पे सैन्य शासन है ना। तो हर देश में लोकतंत्र का शासन कामयाब नहीं हो पाता और ये कहीं बहुत ही कम राज्यों में, मतलब देशों में लोकतंत्र जो होता है ना वो सफल हो पाता है। ऐसे हमारे भारत में लोकतंत्र बहुत ही सफल रहा। और लोकतंत्र के बहुत से बुराई भी हैं और कुछ लाभ भी है। जैसे कि लाभ में बात करें तो ये हमारी आज़ादी है ना, लाभ में बात करें तो हमारी आज़ादी है। और अगर हम हानि की बात करें तो हानि की बात करें तो आपको पता होगा कि वोट जो है, वोट आप देखते होंगे कि निष्पक्ष नहीं होता। निष्पक्ष करने का मतलब है वोट को खरीदा भी जाता है और वोट कुछ अपने मर्जी से लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे बिहार राज्य में या फिर पूरे कंट्री में अभी भी जातिवाद देखा जाता है। क्या, तो आपको क्लास 10 में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जातिवाद क्या है ना, जातिवाद क्या है। तो आप जानते हैं कि जातिवाद का मतलब, कोई प्रतिनिधि है, मान लीजिए कि वो किसी जात से खड़ा है और उस जात का दल उस राज्य में बहुत ज्यादा है, तो सारे वोटर्स जो होते हैं ना अपने जाति की प्रतिनिधि को वोट दे देते हैं। फिर चाहे वो प्रतिनिधि आपके लिए अच्छा काम किया हो या न किया हो, उसे जनता को फर्क नहीं पड़ता, बस वो जाति के कारण ना वोट
किसी दूसरे प्रतिनिधि को दे देते हैं। तो ये हमारे भारत में बहुत ही प्रचलित है और ये हमारे लोकतंत्र की हानि है। ये क्या है? हमारे लोकतंत्र की हानि में से एक सर्वप्रमुख कारण है। ये एक सर्वप्रमुख कारण है कि हमारे भारत में निष्पक्ष चुनाव तो होता है पर ये हानि भी है। और दूसरी बात ये कि आपने देखा होगा कि वोट जो पर जब डाला जाता है तो उसमें अधिक दबाव भी रहता है ना, दबाव भी रहता है। और दबाव कैसे होता है? तो दबाव जो है, देखते होंगे कि पॉलिटिकल प्रेशर, जैसे कि आप गांव में जब पंचायत समिति का चुनाव होता है तो जो छोटे कस्बे के लोग होते हैं या फिर जो निम्न जाति के लोग होते हैं उन पर दबाव दिया जाता है कि अगर आप हमें वोट न दीजिएगा तो आपका कोई काम नहीं होगा और वगैरह वगैरह जो है। तो ये दबाव है, ये क्या है? ये प्रेशर है या ये पॉलिटिकल प्रेशर जो होता है बहुत से आम लोगों पे दिया जाता है। और फिर पैसे, और खास तौर से तो पैसे से हमारे देश में वोट अभी बहुत ज्यादा खरीदा रहा है। पैसे से क्या होता है? वोट को खरीदे जाते हैं ना, वोटों को क्या किया जाता है? खरीद लिया जाता है ना, वोट को क्या किया जाता है? खरीद लिया जाता है। तो ये हमारे लोकतंत्र की कुछ हानियां हैं और कुछ लाभ भी है जो बहुत ही बुराई का काम है। अब देखते हैं कि जैसे कि अब्राहम लिंकन, अगर आपसे कोई ये पूछे कि लोकतंत्र की परिभाषा किसने दिया तो अब्राहम लिंकन ने दिया था, ठीक है। और अब्राहम लिंकन जो थे वो अमेरिकी राष्ट्रपति थे। कहाँ के थे? अमेरिकी राष्ट्रपति थे। और अभी आप जान लीजिए कि हमारे भारत का संविधान जो है वो लिखित संविधान है। कैसा संविधान है? हमारे भारत का लिखित संविधान है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे भारत का जो संविधान है वो कौन सा संविधान है, तो आप कहिएगा हमारे भारत का संविधान लिखित संविधान है, ठीक है। हमारे भारत का संविधान कैसा है? तो लिखित है। संविधान क्या हमारे भारत का संविधान है? लिखित है। दूसरा, हमारे भारत का संविधान मिश्रित संविधान है। कैसा संविधान है? तो मिश्रित है। अगर आपसे ये पूछे कि हमारे जो भारत का संविधान है वो कैसा संविधान है, तो आप कह सकते हैं हमारे भारत का संविधान जो है वो मिश्रित संविधान है, ठीक है। कैसा? मिश्रित है। और लोकतंत्र भी हमारे भारत में कुछ मिश्रित ही है। अब जानते हैं हम लोग की एक लिच्छवी गणतंत्र, जैसे कि आपने गणतंत्र का नाम तो सुना ही होगा कि गणतंत्र क्या है। और हम क्लास 9th में हमें यह पढ़ना है कि लिच्छवी गणतंत्र क्या है, ठीक है। लोकतंत्र के विस्तार अध्ययन में क्रम से पहले प्राचीन भारत के लोकतंत्र का जो शासन व्यवस्था था, ठीक है, वो सही करना जो है वो गणतंत्र का एक प्रतिनिधित्व किया करता था। जैसे कि अमेरिका या फ्रांस में आप देखते हो कि एक राजा जो होता था वही प्रतिनिधित्व करता था। जैसे कि आपने लुई 16वां या फिर लुई 14वां का नाम सुना होगा। उनके द्वारा कहा गया ही जो उन्होंने शब्द के रूप में कह दिया वही उनका कानून था। कोई संविधान नहीं था, कोई लिखित पेपर में या फिर कोई कानून नहीं बनाया जाता था। एक बार उन्होंने जो बोल दिया वही उनका कानून हो गया, है ना। तो ये पहले की गणतंत्र था, मतलब किसी से बिना परामर्श किए ही कानून को बना देना, ये था पहले का। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब कोई भी कानून बनाने से पहले सबकी सहमति जरूरी होती है, तभी किसी कानून को पारित किया जाता है ना। तो लिच्छवी गणतंत्र, जिस समय विश्व के अधिकांश देशों में राजतंत्र प्रचलित था, मतलब जिस समय की बात करें कि बहुत पहले यानी कि 1900 ईस्वी की अगर हम बात करें तो बहुत देशों में राजतंत्र प्रचलित था। बहुत सारे देश ऐसे हैं, उसे हमारे भारत में भी राजतंत्र ही था। जैसे कि आपने बहुत सारे राजा के नाम सुना होगा, अकबर सम्राट है ना, अशोक सम्राट, बहुत सारे। हमारे भारत में, खुद के भारत में तो राजतंत्र था ही। तो कब ये जब आजादी नहीं हुआ था तब उस समय लिच्छवी गणतंत्र समानता और स्वतंत्रता का सिद्धांत जो था वो डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन पे था। यानी कि अगर हम बात करें कि स्वतंत्रता क्या उस समय थी, आजादी थी, नहीं थी। आप धार्मिक आजादी की बात कर लीजिए, वो भी नहीं थी। और अगर आपको कहीं जाने का मन हो वो भी नहीं थी। और आपको कहीं जमीन खरीदना हो वो भी नहीं थी। तो हर चीज अब हमें आजादी मिली है, पहले ये चीज नहीं था। तो ये कब थी? ये लिच्छवी गणतंत्र में, ठीक है। ये कब थी? ये लिच्छवी गणतंत्र में था। समस्त शक्ति जनता में निहित नहीं थी। उस समय जो समस्त शक्ति थी वो राजा में नहीं थी। राजा यानी कि जो एक राज्य का राजा जिस प्रजा पे शासन करता था, ये सारी शक्ति उनके पास थी और उनके मंत्रियों के पास थी। हमारे पास कुछ नहीं था, हमें उनका आदेश पालन करने के लिए बाधित थे, है ना, क्योंकि हमारी मजबूरी थी। और विद्रोह का कारण भी सबसे ज्यादा यही रहा। राज्य शक्ति समूह में निहित थी। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जो हमारे राज्य की शक्ति थी वो समूह में निहित थी। तो समूह भी उन्हीं लोगों का था जो राज्य के प्रतिनिधित्व के थे और जो राजा के समक्ष रहा करते थे या फिर जो राजा के विचारों को समर्थन देते थे। सिर्फ उन्हीं लोगों का समूह था कानून बनाने के लिए। और आम जनता
के लिए कोई परामर्श नहीं थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमें कानून बनाने से पहले हर किसी का समर्थन होना जरूरी है ना। अनेक सदस्य बिना संख्या परिषद के ही अपने कानूनों को बनाया करते थे। मतलब पहले अधिक संख्या में परिषद में सदस्य हो या न हो, परिषद का मतलब एक कार्यकाल है ना, एक कार्यालय। जैसे कि एक कार्यालय में मान लीजिए कि 10 मंत्रिमंडल यानी कि 10 मंत्री बैठे थे, तो ये पहले तो राजा के पास होते ही थे। जैसे कि अष्ट प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मतलब एक राजा था और राजा है ना, जिसको हम लोग किंग कहते हैं, और राजा के पास मंत्री हुआ करते थे। कुछ राजस्व मंत्री हुआ करते थे और कुछ उनके सेना प्रमुख हुआ करते थे, है ना, जैसे कि उनके सेना प्रमुख। तो इन्हीं लोगों के विचारों को मिला करके कानून को जो है ना बना दिया करता था, ठीक है। इन्हीं लोगों को मिला करके और कानून को बनाया जाता था, ठीक है। और जानते हैं आधुनिक भारत का बदलता लोकतंत्र। आधुनिक भारत यानी कि 1947 की आजादी के बाद में आ जाइए। 1947 के बाद जो पहले थी वो हमने सीखी। अब 1947 के बाद का जो लोकतंत्र है वो हमारा आधुनिक लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है। नेपाल, चिली, पोलैंड ये सब जो देश है वहां पे हम लोग निष्क्रिय निकाल सकते हैं कि वहां पे लोकतंत्र लागू करना कितना कठिन था, है ना। नेपाल में भी पहले और चिली ऐसे पोलैंड देशों में काफी मुश्किल के बाद लोकतंत्र का स्थापना हो पाया। मतलब उनके लिए उनको बहुत विद्रोह करना पड़ा, क्रांति करनी पड़ी, राजा के खिलाफ दमनकारी नीति अपनाने पड़े, तब जाकर के वहां पे लोकतंत्र शासन गठन हो पाया, ठीक है। हमारे भारत में भी ऐसा ही हुआ। 20वीं शताब्दी लोकतंत्र के लिए संक्रमण काल था। 20वीं जो शताब्दी था वो लोकतंत्र के संक्रमण काल था, यानी कि उस समय हमेशा क्रांति हर देशों में अपने चरम सीमा पे थी, तभी जाकर के 21वीं शताब्दी के कुछ देशों में लोकतंत्र है कामयाबी की सफल पा सके। खास तौर से लोकतंत्र की बहाली के लिए लोगों ने जन आंदोलन का सहारा लिया। जन आंदोलन मतलब घर घर से सारे व्यक्ति जन आंदोलन किए, मतलब घर घर से निकल करके एक समूह बनाया और समूह का निर्माण एक क्रांति के रूप में सब राजा के खिलाफ प्रदर्शन किया, है ना। और लोकतंत्र को समाप्त करने वाले सैनिक जो राजा के हुआ करते थे वो बहुत ही क्रूर हुआ करते थे। हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे ना लोकतंत्र। तो क्या पता है आपको सभी देशों में अलग अलग रूप से जन आंदोलन शुरू हुआ और जन आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। मान लीजिए कि आप संकोच कीजिए एक सेकंड के लिए कि आप राजा हैं, ठीक है, किसी देश के लिए आप बहुत ही सर्वप्रमुख राजा हैं और आपके अंतर्गत 500 गाँवें आती है जहाँ पे आप शासन करते हैं और आप वहाँ पे 20 साल से शासन कर रहे हैं, ठीक है। आप वहाँ पे कितने साल से, 20 वर्षों से आप वहाँ पे शासन कर रहे हैं और अचानक आपके खिलाफ आवाज उठे, अचानक आपके खिलाफ आवाज उठे तो आप क्या कीजिएगा, उस आवाज को आप दबाइएगा, है ना, उस आवाज को आप क्या कीजिएगा, दबाइएगा। तो यही हुआ उस समय के दौर में भी। कब, 20वीं शताब्दी में। याद रखना है 20वीं शताब्दी, है ना, 20वीं शताब्दी वो शताब्दी है जहां पर जन आंदोलन सर्व प्रमुख सभी देशों में अपने चरम सीमा पर थी, ठीक है। तो 20 साल, है ना, आप कर कोई शासन राजा लगातार शासन कर रहा है और उनके खिलाफ आवाज उठाया जाए तो उन्होंने आवाज को दफनाने की काफी कोशिश की। खास तौर से पता है द्वितीय विश्व युद्ध, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध आपको याद होगा जब बहुत ही भयानक था, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ वैसे ही सभी देशों में क्या हुआ, सभी देशों में यानी कि अधिकांश विश्व के, अगर हम कहें कि विश्व के अधिकांश देशों में जो है ना, सभी देशों में, विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र स्थापना के लिए होड़ लग गया। यानी कि सभी वहां के जनता जो थे वो लोकतंत्र की मांग करने लगे। उनका कहना था कि अब हमें अपने प्रतिनिधित्व को चुनने दीजिए और अब यहाँ पे लोकतंत्र कायम होगा। तो बहुत से देश में लोकतंत्र कायम हुआ कब, 1975 ईस्वी तक। कब तक, 1975 ईस्वी का, 1975 ईस्वी तक जाते जाते, ठीक है, विश्व के अधिकांश देशों ने अपने देश में लोकतंत्र का, किसका, लोकतंत्र की स्थापना की, है ना, लोकतंत्र की स्थापना की। विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई। वहां पे संविधान बनाए गए, सभी के लिए एक समान कानून बनाए गए।
सभी के लिए एक समान कानून बनाया गया और तब लिखित संविधान बना, है ना, और उसके बाद कानून को लागू किया गया। हमारे भारत में भी कितना टॉपिक है? हाँ, टॉपिक बस इसमें 3 है और मतलब 3 पॉइंट और है। 3 पॉइंट और है। अच्छा, बात कर लीजिए पहले तो फिर डिस्टर्ब करेगा। तो आइए जानते हैं कि लोकतंत्र सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना का प्रेरणा कहाँ से मिली, है ना। आखिर लोकतंत्र शब्द का प्रयोग, लोकतंत्र की प्रेरणा कहीं से तो मिली होगी, तब तो हमने लोकतंत्र का नाम लिया और लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमने क्रांति की, जन आंदोलन किया, है ना, बहुत सारे चीज बातें हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले आपने फ्रांस का नाम सुना होगा, है ना। फ्रांस में एक क्रांति हुई कब? 1780 में। अब ये क्रांति ऐसी क्रांति थी जिसमें यह नारा बुलंद किया गया कि हमें राजतंत्र नहीं अब गणतंत्र चाहिए, ठीक है। इसमें नारा बुलंद किया गया कि हमें अब राजतंत्र नहीं गणतंत्र चाहिए। राजतंत्र, फ्रांस का उस समय राजा, है ना, राजा को कहा गया कि अब हमें राजतंत्र से गणतंत्र चाहिए। क्या चाहिए? गणतंत्र, है ना। तो गणतंत्र चाहिए, तो गणतंत्र के लिए क्या क्या वहां पे आंदोलन हुआ, क्रांति हुआ, और ये तारीख है, बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है, ये प्रमुख तारीख है जब वहां पे जन आंदोलन क्रांति हुआ राजा के खिलाफ फ्रांस में, है ना। तो उसमें मांग किया गया कि हमें अब राजा नहीं गणतंत्र चाहिए, और गणतंत्र में भी जब उन्हें राजा द्वारा आज़ादी नहीं मिली, है ना, राजा के द्वारा जो आज़ादी दी जाती थी वो गणतंत्र में भी उन्होंने नहीं पाया, तो गणतंत्र के खिलाफ भी आवाज उठा और बोला गया कि अब हमें गणतंत्र नहीं, अब हमें लोकतंत्र चाहिए। क्या चाहिए? अब हमें लोकतंत्र चाहिए, है ना। तो ये देखिए, राजा द्वारा किया गया शासन राजतंत्र कहलाता है ना, राजतंत्र कहलाता है। राजतंत्र से फिर गणतंत्र में स्थापना हुआ, गणतंत्र के बाद फिर लोकतंत्र में स्थापना हुआ। तो फ्रांस में तीनों शासन चलाया गया, है ना, जब तक कि वहां पे लोकतंत्र की पूर्ण रूप से स्थापना नहीं हुई तब तक राजतंत्र, गणतंत्र, गणतंत्र, राजतंत्र चलता है ना। और लोकतंत्र की स्थापना वहां पूर्ण रूप से कब हुई? 18वीं शताब्दी में। कब हुई? वहां पे 18वीं शताब्दी में लोकतंत्र की वहां पे स्थापना हुई पूर्ण रूप से, है ना। यानी कि कही जा सकती है कि वहां पे 17वीं शताब्दी तक, कब तक? 17वीं शताब्दी तक वहां गणतंत्र और राजतंत्र के द्वारा शासन चलाया जा रहा था फ्रांस में, है ना। और उससे पहले अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि फ्रांस में शासन की व्यवस्था प्राचीन समय में किस प्रकार की थी, तो कहेंगे राजतंत्र, है ना। और ठीक है ना। तो अभी आपने सीखा कि राजतंत्र से लोक कहा गया गणतंत्र पे, गणतंत्र से लोकतंत्र पे, है ना। और लोकतंत्र की स्थापना फ्रांस में पूर्ण रूप से कब हुई? 18वीं शताब्दी में। ये याद रखने वाली बात है कि लोकतंत्र की स्थापना पूर्ण रूप से फ्रांस यानी कि यूरोप में। अगर आपसे ये भी क्वेश्चन आ जाए कि यूरोप जैसे महादेश में, यूरोप में लोकतंत्र की स्थापना कब तक संभव हो पाई, तो कहेंगे 18वीं शताब्दी में वहां पे लोकतंत्र की स्थापना संभव हो पाई, लेकिन सभी देशों में नहीं, ठीक है, सभी देशों में नहीं, ओनली बस फ्रांस के लिए। अब जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति से ही हमारे भारत में एक राजा जिनका नाम था टीपू सुल्तान। क्या नाम था उनका? टीपू सुल्तान उनका नाम था, और वह फ्रांस के क्रांति से प्रभावित हुए थे, और उन्हें ये पता था कि फ्रांस की क्रांति जिस प्रकार से फ्रांस में लोकतंत्र की स्थापना कर पाई, हमारे भारत में भी ब्रिटिश शासन से आज़ादी दिलाएगी, है ना। तो उन्होंने प्रयास किया जन को इकट्ठा करना, यानी कि सभी जाति धर्म को एक जगह इकट्ठा करना उन्होंने किया, और उसके बाद सभी धर्मों को एक जगह एकत्रित कर उन्होंने जन आंदोलन चलाया। तब जाकर के हमें 1947 ईस्वी में ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली, और उसके बाद हम सब ने लोकतंत्र की क्या की? स्थापना की। तो ये हमारे भारत में लोकतंत्र की स्थापना की कहानी थी, और हम अगले वीडियो में जानेंगे लोकतंत्र की बुराई, अच्छाई और उनके बारे में बहुत सारी कहानी जो हमारे भारत में अभी वर्तमान स्थिति में घटित हो रही है, ठीक है। तो इंतजार कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, ठीक है।